नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसके 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जो है उन 2 वीडियो को देख सकते हैं, उन 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर्स में प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाते हैं उसको जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा आखिर दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है, चलिए देखते हैं दर्पण। तो दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो दर्पण है क्या बेसिकली? अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? यह एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वो कांच का टुकड़ा कैसा हो सकता है, तो आप देखिएगा वो एक प्लेट के रूप में हो सकता है कुछ इस टाइप से, या वो एक गोले के रूप में हो सकता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर इस पर ऐसे पॉलिश कर दें, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और इस वाले पृष्ठ को हम लोग बना दें परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि परावर्तन होगा प्रकाश किरणों का, परावर्तक पृष्ठ। तो एक हमारे पास ये दर्पण बनेगा। और यदि मान लीजिए ये हमारे पास है एक कांच का खोखला गोला जिस पर हम लोग ऐसे पॉलिश कर दें, दूसरा पृष्ठ हमारे पास मान लो परावर्तक पृष्ठ बन जाए, तो इस प्रकार एक दर्पण बन जाएगा। तो हमने देखा कि जो दर्पण है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक जिस पर एक कांच की प्लेट है, ये मान लो प्लेट के रूप में है, कांच की प्लेट है, और ये कांच का गोला है। तो आपने देखा इस प्लेट पर मैंने एक तरफ पॉलिश कर दी, दूसरे वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया, तो एक दर्पण बन गया हमारे पास। अब वो दर्पण आप देख रहे हो एक प्लेट है, और प्लेट कैसी है? समतल है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की अगर हम लोग डिफिनीशन दें तो क्या हो सकती है? ये देखो आप, इसमें क्या है? कांच की एक समतल प्लेट होती है जिसकी एक तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण इसमें बात करते हैं। कांच का गोला है, इसमें हम लोगों ने एक पृष्ठ पर क्या कर दिया? पॉलिश कर दी, तो दूसरा पृष्ठ हमारे पास परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण की अगर हम लोग डिफिनीशन दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की अगर हम लोग डिफिनीशन दें तो क्या हो जाएगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। भाई सीधी सी बात है, ये आप देख रहे हो हमारे पास क्या है? गोला है, इस पर हम लोग एक तरफ क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो भी तो गोलीय होगा ना। तो क्या होगा? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर गोलीय दर्पण की तरफ हम लोग थोड़ा रुख करें तो इसको हम लोग चाहें तो, जैसे अगर मैं इसको अगर काट दूँ तो हम लोगों ने बाहर से पॉलिश कर दी, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ और फिर यहाँ पर अंदर से भी तो हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। तो जब हम लोग अंदर से पॉलिश करेंगे तो एक दर्पण ये भी बनेगा और एक दर्पण ये बन रहा है। तो जब हम लोग बाहर से पॉलिश करते हैं, अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है ये हमारे पास? अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। तो आप देखो यहाँ पर आप देखो परावर्तक पृष्ठ एक गुफा के रूप में बन रहा है,
यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर जाएंगी, जो भी होगा अंदर की ओर जाएंगी, आप देख रहे हो। तो इसीलिए हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें गुफा बन रही होती है, जिसमें प्रकाश की किरणें गुफा के अंदर जा रही होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इसमें देखिए आप, इसमें बाहर की ओर अंदर की ओर हम लोगों ने पॉलिश कर दी, बाहर की ओर हमारे पास परावर्तक पृष्ठ बन गया। इस दर्पण को हम लोग, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब इसे अगर हम लोग समझें कि उत्तल दर्पण क्या होगा, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका पेट बाहर होता है। मेरा इंटेंशन किसी की मतलब अवहेलना करना नहीं है, केवल और केवल आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा फनी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं अवतल दर्पण को समझना चाहूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इंसान होते हैं जिनका पेट ऐसे बाहर होता है। तो जब भी आप देखें ऐसे किसी इंसान को, समझिएगा वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया। तो अगर मैं अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को अच्छे से समझना चाहूँ तो ऐसे और समझ सकते हैं। जैसे आप मुझे देखिएगा ध्यान से, आप मुझे देखिए, हमारी नाक का शेप कुछ इस प्रकार का है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी नाक मोटी है। हाँ, हो सकती है, सभी की अगर एक जैसी हो जाएगी तो सभी एक जैसे नहीं दिखने लगेंगे, तो हो सकती है मोटी हो, मैंने कभी नहीं देखा इस चीज़ को। तो देखिए इधर ध्यान से, ये हमारी नाक का शेप ऐसा है, और अगर मैं अपना मुंह खोल लूँ तो कुछ इस टाइप से, आप देखिए ध्यान से, अंदर एक गुफा सी बन रही है। थोड़ा फनी हो सकता है, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करिए कि मेरी नाक का शेप ऐसा है और मेरा मुंह जब मैं खोल लेता हूँ तो अंदर गुफा सी बन रही है। मतलब कुछ इस टाइप से आप देखिएगा, कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, है ना। तो अगर आप देखें ध्यान से, मैं इधर अगर पॉलिश कर दूं तो हमारे पास ये दर्पण कौन सा बन जाएगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, उठे हुए भाग में क्या है? परावर्तक पृष्ठ बन गया है, दबे हुए भाग में हमने पॉलिश की। और यहाँ पर अगर मैं बाहर से इधर ऐसे पॉलिश कर दूं, अंदर गुफा सी बन रही है, यानी हमारा मुंह जो खुला हुआ था अंदर गुफा सी बन रही है, तो वो क्या, ये वाला जो कहलाएगा दर्पण, वो कौन सा कहलाएगा? इसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, थोड़ा फनी अंदाज में हो सकता है, आप इसे समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं अपने आप से भी, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, तो एक बार अपने चेहरे को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण कौन सा है। अच्छा, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊँ तो आप इसे समझ सकते हैं। भाई जैसे आप बताइए, आप लोगों को कचौड़ियाँ खाना अच्छा लगती हैं? कचौड़ी पूड़ी अच्छी लगती हैं? मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं तो खाता हूँ, मम्मी से बोल देता हूँ बनवाने के लिए। आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी तो आप लोग भी बोलते होंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के रसोई घर में एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें कचौड़ियाँ वो जो है तली जाती हैं। तो देखा होगा, जिसे हम लोग कढ़ाई बोलते हैं, हमारे यहाँ कढ़ाई बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता, कुछ लोगों के यहाँ कुछ फनी अंदाज में भी बोला जाता है। तो देखिए ध्यान से, कढ़ाई का शेप कुछ इस टाइप से होता है, इसे हम लोग सीधी कढ़ाई बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये उल्टी कढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं इसमें बाहर से ऐसे पॉलिश कर दूं, ठीक है, तेल अंदर की ओर डाला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या, कौन सा, अगर इसको ध्यान से देखो, इसको अगर मैं उठा कर ऐसा खड़ा कर दूं तो आप देखेंगे ये कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखो अंदर की ओर पॉलिश कर दूं और बाहर वाला पृष्ठ ये यानी कि उल्टी कढ़ाई रखी हुई है, तो ये जो है हमारे पास कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। तो आप कैसे भी समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर हमारा मतलब ये है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग कैसे अंतर निकाल पाते हैं। तो देखिएगा, कुल मिलाकर आप देखो, यहाँ पर हम लोगों ने बाहर से पॉलिश की, यानी उठे हुए भाग में पॉलिश की, उठे हुए भाग में पॉलिश की, और दबे हुए भाग को हम लोगों ने क्या बनाया? परावर्तक पृष्ठ बनाया। इसी दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग उठे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाएं और दबे हुए भाग में क्या करें? पॉलिश कर दें। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं, इस दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनीशन है जिनको हम लोगों को सीखना जरूरी है। जैसे आपने देखा, मैंने इसको काटा, मान लो ये ए बी पॉइंट है, इसको काटा मैंने, ये मान लो हमारे पास सी डी पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास ए बी पॉइंट जो होंगे इस दर्पण के क्या कहलाएंगे? सिरे कहलाएंगे। और इन दोनों सिरों को यदि हम लोग मिला दें, ठीक है, तो ये जो रेखा होगी ये कहलाती है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक।
ऐसे ये CD वाले भी क्या होगी, दर्पण का द्वारक। अच्छा, आप अगर देखें ध्यान से, ये हमारे पास जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ध्रुव होगा। आप देख रहे हो कि ये जो हमारे पास क्या है, कांच का एक खोखला गोला है जिससे कि ये दोनों दर्पण बने हुए हैं। तो इसका कांच का गोला है तो सीधी सी बात है इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ठीक है, ये केंद्र है हमारे पास, मान लो ये C है। इस केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इन दर्पण क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो अगर वक्रता केंद्र की डिफिनेशन दें तो क्या होगी, गोलीय दर्पण दोनों की बात हो रही है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग ही तो है दोनों, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही इन दोनों का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप जरा नोटिस करिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका यानी किसका, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके आगे है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, उसके आगे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग, ये इमेजिन रेखा होती है यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, मुख्य अक्ष। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन दें, मुख्य अक्ष क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये केंद्र है, एक गोले का केंद्र है, केंद्र, और यहाँ पर आप कहीं भी इस परिधि को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यानी कि अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा वक्रता त्रिज्या। यानी कि अगर मैं दर्पण के लिए बात करूं तो दर्पण के लिए वो क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर आप वक्र से मिला रहे हैं, ये भी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु P पर मिला रहे हैं, तो ये भी वक्र क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसके लिए क्या बन जाएगी, दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही इसके लिए ये कैपिटल R होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन दें तो क्या हम बोल सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच जो पॉइंट होता है, ठीक है, बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। यानी क्या बोलते हैं, फोकस। तो अगर हम बात करें कि फोकस कहाँ होता है, तो फोकस सदैव कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच यानी कि मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और फोकस इसके बीचों बीच होता है। तो सीधी सी बात है, ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये f है तो ये भी f होगी, यानी कि r जो होगा, r यानी ये f है, ये भी f होगी। तो f प्लस f ही तो r है, तो r बराबर f प्लस f यानी कि 2f। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, r बराबर होता है 2f। हालांकि अभी मैं इसको आगे, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है तो मैं इसको आगे अभी करवाऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, तो पहले अभी समझ लीजिएगा कि जो सेंटर होता है और जो ध्रुव होता है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और फोकस इसके बीचों बीच होता है। तो r जो होगा वो 2f के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसके लिए भी यही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आखिर फोकस क्या होता है, फोकस की डिफिनीशन अगर दें तो देखिए, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, मुख्य फोकस क्या होता है, जिसे हम लोग फोकस ही बोलते हैं एक्चुअली में। तो इसको हम लोग दोनों दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो हम लोग पहले देख रहे हैं, ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है, और
आपको बताया इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये रहा हमारा ध्रुव, जिसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर है मान लो, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये है हमारे पास मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, आपको बताया वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इसी की हम लोग डिफिनीशन देने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणों को, आपको बताया कि प्रकाश किरणों को हम लोग सभी प्रकाश किरणों को कहाँ से डालते हैं, बाईं ओर से डालते हैं। तो यहाँ से मैं प्रकाश की किरणों को डाल रहा हूँ और वो भी कैसी, समांतर। तो ये समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। अब आपको पता है कि ये दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर है, तो आपको पता है दबे हुए भाग में है। तो क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि इन किरणों को परावर्तित करेगी। तो परावर्तित होने के बाद ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यानी कि ये कहाँ से होकर गुजरेंगी, फोकस से। ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इसका फोकस। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा जहाँ पर ये मिल रही हैं सारी बिंदु, सारी प्रकाश की किरणें, परावर्तित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से जा रही हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। अच्छा, ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसमें, अवतल दर्पण में। ये हम लोग बात कर लिए हैं अवतल दर्पण में। अगर हम लोग इसी चीज़ को, यानी कि मुख्य फोकस को अगर हम लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण में समझना चाहें तो क्या होगा, ये हमने लिया उत्तल दर्पण। आपको पता है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वेरी गुड, ध्रुव। और यहाँ पर मान लिया कहीं इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। आपको पता है इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होता है, आगे की ओर, और इसमें वक्रता केंद्र किधर होता है, इसमें पीछे की ओर। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको पता है प्रकाश किरणें कहाँ से डाली जाती हैं, बाईं ओर से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा इसका, कहीं ना कहीं इसमें फोकस होगा, इन दोनों के बीच में होता है, तो ये बीच में होगा। अच्छा, तो यहाँ पर चल देखिए, मैंने प्रकाश किरणों को डाला, तो ये प्रकाश किरणें मैं कैसे डाल रहा हूँ इस पर, समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैं प्रकाश किरणों को इसमें गिरा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो फैलाएगा तो ये प्रकाश किरणें इस प्रकार ऐसे परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार परावर्तित हो जाएंगी। अगर मैं इनको पीछे की ओर बढ़ाऊँ, पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देख रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से होकर चली हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से होकर जा रही हैं, है ना। तो इमेजिन हो रहा है, यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं कि इस बिंदु से होकर जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बिंदु होगा इधर। तो जहाँ से ये चल रही हैं इसी बिंदु को इसका क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई मुख्य फोकस के बारे में, यानी फोकस के बारे में। अच्छा, आप देखो इसको अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, उसको सभी को एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर फोकस कर रही हैं, एक बिंदु पर ही मिला रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, इसीलिए इस दर्पण को, यानी कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, प्रकाश किरणों को फैला रहा है। ये जब फैला रहा है तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके बनने के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग नियम के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिएगा, हम लोगों ने पहला रे डायग्राम बनाया है। अगर आपके रे डायग्राम बिल्कुल अच्छे सटीक बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं वो पूरे किसके रे डायग्राम पर ही डिपेंड करते हैं। अगर इनको अच्छे से सीख लिया तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे आखिर प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उनके नियम के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ओके, प्रतिबिंब बनाने के नियम, देखो इसके 4 नियम हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन नियमों से
किन्हीं 2 नियम का यूज करेंगे, ठीक है, वो आपको जो अच्छे लगें। तो चलिए देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, तो इन दोनों नियम को हम लोग दोनों अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में दोनों में समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका फोकस है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं प्रकाश किरण को कहाँ से, देखो क्या है, समांतर डाल रहा हूँ, तो समांतर ये प्रकाश की किरण चल रही है। तो जब भी आपको मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण मिलेगी तो वो कहाँ से जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से गुजरेगी। तो ये जो है वो क्या है, पहला नियम हो गया हमारे पास कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, तो आप देखेंगे परावर्तन के पश्चात सदैव कहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। तो अगर मैं इसको, ये तो हुई अवतल दर्पण के बारे में बात, अवतल दर्पण के बारे में बात। अगर मैं इसको उत्तल दर्पण में समझना चाहूँ तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, पहले नियम को हम लोग उत्तल दर्पण में समझ रहे हैं। तो ये इसका आपको पता है ध्रुव है, मध्यबिंदु है, ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है कहीं ना कहीं, है ना, पीछे होता है, आपको पता है। तो ये क्या है, मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, और मैं प्रकाश किरण को मुख अक्ष के समांतर डाल रहा हूँ। तो मुख अक्ष के समांतर आपको पता है प्रकाश किरणें सदैव कहाँ से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो ये बाईं ओर से मैं डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, परावर्तन होगा। ये आपको पता है ये क्या करता है, प्रकाश किरण को फैलाता है, तो ये कुछ इस प्रकार फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका ये कहीं ना कहीं पीछे की अगर हम बढ़ाएं तो ये कहाँ जाएगी, फोकस की ओर जाएगी, यानी कहाँ मिलेगी, फोकस से। तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से चली हुई है। तो आप देखो बात तो वही है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, मुख अक्ष के समांतर है, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा है, मुख फोकस से होकर गुजरेगी। तो ऐसा लग रहा है कि इससे होकर गुजर रही है, इससे होकर चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए दोनों में, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पहले नियम को हम लोग कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम के बारे में बात करें तो दूसरा नियम क्या है, पहले नियम का बिल्कुल अपोजिट है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, इस बार कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए दोनों में हम लोग, दोनों दर्पण में इसको समझेंगे। ये हमारे पास आपको पता है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं इसका ध्रुव, और यहाँ कहीं ना कहीं इसका मान लिया मैंने वक्रता केंद्र, और इसके बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। मैंने क्या बोला अभी कि इसका दूसरा नियम क्या है, यदि प्रकाश किरण को हम लोग मुख्य फोकस से गुजारें, तो ये कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है दूसरा नियम। अगर मैं इसी चीज़ को अगर उत्तल दर्पण में समझना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार समझ सकता हूँ। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख अक्ष। यहाँ कहीं ना कहीं इसके पीछे वक्रता केंद्र होता है, और इसके बीचों बीच हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच फोकस होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकाश किरण, देखो यहाँ पर क्या है, दूसरा नियम, मुख क्या बोल रहे हैं, मुख फोकस से होकर गुजरे, है ना, कहाँ से गुजरे, मुख फोकस से। मतलब कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन रही होगी ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप से ये प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो आप देखेंगे क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कुछ कुल मिलाकर इस टाइप की
सुचेतन आपको दिख रही होगी। तो ऐसे ये दूसरा नियम हम लोग इसमें अवतल दर्पण में ऐसे समझ सकते हैं और उत्तल दर्पण में हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लौट आती है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बट ध्यान रखिएगा, मार्ग मतलब उसी मार्ग में, जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में लौट जाती है। अब देखिए, इसको हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अवतल दर्पण। आपको पता है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष बोलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा और इसके मध्य बिंदु, इनके दोनों के बीच जो मध्य बिंदु होता है उसी पर क्या होता है? फोकस होता है, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। अब प्रकाश किरण को मैं कहाँ से गुजार रहा हूँ? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से मान लो कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण चल रही होगी, तो जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। ठीक है, वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पर उत्तल दर्पण में समझना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को आपको पता है क्या बोलते हैं? हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष बोलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इसके पीछे वक्रता केंद्र होता है और इन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है। मैं प्रकाश किरण को कहाँ से गुजार रहा हूँ? मैं प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजार रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ऐसी सुचेतन बन रही होगी कि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर चली है। ठीक है, तो वो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। तो ये तीसरा नियम हुआ। अब बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो यानी कि उस पर गिरे हो तो वह जिस कोण से, ये बात ध्यान रखिए, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। समझिए, अगर मैं इसको अवतल दर्पण में समझने का प्रयास करूं तो देखिए कुछ इस प्रकार, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। आपको पता है इसके मध्य बिंदु को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ आप जानते हैं क्या, इसकी फ्रंट में आप देखते हो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। यहाँ मध्य बिंदु पर फोकस होता है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर बोला है, चौथा नियम क्या है? कि ध्रुव पर आपतित हो, तो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। मान लो ये ध्रुव पर आपतित हो रही है इस प्रकार, ठीक है, मान लो ये आपतित हो रही है, ये कोण जो है हमारे पास क्या है? आई है, ये कोण आई है, तो परावर्तित होगी ये कुछ इस प्रकार, इसी कोण से परावर्तित होगी, तो ये कोण रिफ्लेक्टेड है, इसीलिए हम लोग आर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर, मतलब दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर हम देखें ध्यान से, इन्होंने बोला है कि अगर प्रकाश की किरण, चौथा नियम ये है, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से बराबर होगी, परावर्तित होगी, सॉरी। तो आप देखिए दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने बात समझ ली किसमें? अवतल दर्पण में। अगर इसी चीज़ को हम लोग उत्तल दर्पण में समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, आपको पता है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष, इसका वक्रता केंद्र इसके पीछे होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये होगा हमारे पास फोकस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने बोला अभी आपसे कि मैं प्रकाश किरण को कहाँ से गुजार रहा हूँ? मैंने प्रकाश किरण को आपतित कर रहा हूँ कहाँ पर? यहाँ पर, यानी कि ध्रुव पर आपतित कर रहा हूँ। तो जिस कोण से आपतित होगी, मान लो ये कोण हमारे पास आई है, जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित भी हो जाएगी, यानी कि ये कोण अगर आर हो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास चौथा नियम।
ठीक है। इन चार नियम की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, यानी कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोनों दर्पण में हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वो चार नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है, पहले नियम का बिल्कुल अपोजिट है। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। और चौथा नियम जो कि अभी हम लोगों ने सीखा कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो और वह जिस कोण से आपतित होगी वह उसी कोण से परावर्तित भी हो जाएगी। यानी अगर मान लो ये आई कोण से, मान लो ये 35 अंश के कोण से आपतित हुई है तो ये 35 अंश से भी परावर्तित होगी। अगर मान लो ये 15 से आई होगी तो ये 15 से जाएगी। तो इन चार नियम में से हम लोग जब प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब सीखेंगे तो उसमें हम लोग इन चार नियम में से कोई दो नियम का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे।